सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, संस्कृत भाषा का प्राचीन इतिहास क्या था, संस्कृत भाषा किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं, और जो आज का जो हमारा विषय चलेगा वर्ण के बाद में वर्णों के भेद। वर्ण पढ़ा था अपन ने। वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके और जिसे हम लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। उसमें वर्णों में आपको मैंने बताया था वर्ण में क्या बताया था, कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। इसी प्रकार बताया था मैंने मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 + 33 46। ठीक है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार हमने वर्णों का अध्ययन किया था। अब जो हमारा अगला विषय चलेगा वर्णों के भेद। अगला विषय क्या है अपना, वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है अपने स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। स्वर क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं अपने, दुर्बल होते हैं या अपने आप में अधूरे होते हैं। जब व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है या इनको लिखा जाता है तो हमें किसकी सहायता लेनी होती है, स्वर वर्णों की सहायता लेनी होती है। ठीक है विद्यार्थियों, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर को क्या कहा जाता है, अच। स्वर को हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। स्वर अपने कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, व्यंजन दुर्बल होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों की कुछ विद्वानों का क्या मानना है। कुछ विद्वान और कुछ भी मानते हैं, जैसे कुछ विद्वान वर्णों का तीसरा भेद अयोगवाह भी मानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए कि सामान्यतः वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और व्यंजन वर्ण, स्वर और व्यंजन। पर कुछ विद्वान कौन सा भेद मानते हैं, तीसरा भेद भी मानते हैं, वर्णों का अयोगवाह है। अब जैसे एग्जाम में प्रश्न आए कि कुछ विद्वान वर्णों का तीसरा भेद कौन सा मानते हैं, आपके ऑप्शन में आ जाएंगे, स्वर आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा, अयोगवाह आ जाएगा, या फिर तीसरा ऑप्शन कुछ और आ जाएगा। तो आपको उस परिस्थिति में कौन सा आपको लगाना है कि कुछ विद्वानों के मतानुसार हमारे अयोगवाह को भी तीसरा वर्ण का भेद माना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों की अयोगवाह में कौन कौन से वर्णों को सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थियों,
अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं अपने? पहला वर्ण आता है अपने अनुस्वार। कौन सा आता है? अनुस्वार को सम्मिलित किया गया है, अनुस्वार को। फिर इसके पश्चात अपने आता है विसर्ग, फिर आता है अपने उपपद्यमानाम, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ। ठीक है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे अपने आता है जिह्वामूल्यस्य, जिसमें कौन कौन से आते हैं अपने? क, ख। देखिए विद्यार्थियों, कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं अपने अयोगवाह में? पहला वर्ण आ रहा है अपने अनुस्वार, दूसरा आ रहा है अपने विसर्ग, तीसरा आ रहा है अपने उपपद्यमानाम, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? प और फ। और चौथे नंबर पे आता है जिह्वामूल्यस्य, जिसमें कौन कौन से आ रहे हैं? क और ख। अब आप ये पूछेंगे कि मैम हमें ये चिन्ह बताइए, ये चिन्ह क्या होता है? तो विद्यार्थियों, इसको हम बोलेंगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह। क्या बोलेंगे? अर्ध विसर्ग का चिन्ह। ये कौन सा होता है? जैसे अपनी दो विसर्ग लगाए अपन ने, किसी भी विसर्ग का चिन्ह क्या होता है अपने? विसर्ग अपने ये है, ठीक है। आधा विसर्ग ये हो जाएगा और आधा विसर्ग ये हो जाएगा, तो कैसे चिन्ह बनेगा अपने? ये। तो कौन कौन से आ रहे? उपपद्यमानाम में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? प और फ। ये उपपद्यमानाम के वर्ण है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अर्ध विसर्गीय वर्ण, अर्ध विसर्गीय वर्ण। ठीक है। कौन से विसर्गीय वर्ण है? अर्ध विसर्गीय वर्ण, जिनमें अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया गया हो। स्वर किसे कहते हैं? हमारे अगला टॉपिक कौन सा आएगा? वर्ण के बाद में। वर्ण के दो भेद हो गए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और कुछ विद्वानों के मतानुसार तीसरा वर्ण का भेद हो गया अयोगवाह है। अब है स्वर किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि विद्यार्थियों स्वर प्रबल होते हैं, तो इसकी परिभाषा अपने को ही बनानी है। बना सकते हैं अपन परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो वे स्वर कहलाए जा सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो भी स्वर वर्ण कहलाए जाते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों की सहायता के माध्यम से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो वे कौन से वर्ण कहलाएंगे? अपने स्वर वर्ण, यानी कि व्यंजनों का उच्चारण भी स्वरों की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार हम अपने मतानुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार भी हम स्वर की परिभाषा बना सकते हैं। 3 तरीके से हम स्वर की परिभाषा बना सकते हैं। वो देखो किस प्रकार। जैसे स्वर की परिभाषा पहले हो जाएगी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वे क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। उसी प्रकार दूसरी परिभाषा हम बना लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो स्वर वर्ण कहलाते हैं।
वो स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखो अगला क्या है? जिनकी सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाए। तीसरे नंबर पे अपन क्या कंडीशन में परिभाषा बनाएंगे कि जिन वर्णों की सहायता से, जिन वर्णों की सहायता से, जिन वर्णों की सहायता से व्यंजन वर्णों का, व्यंजन कौन से वर्णों का? व्यंजन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, किया जाता है। वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? अपने स्वर वर्ण। कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अपने क्या है? स्वर की परिभाषा क्या है? अपने रिपीट करते हैं दोबारा से। जिन वर्णों का उच्चारण वर्ण स्वतंत्र रूप से होता है, ऐसे वर्णों का उच्चारण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो, अपने आप में शक्तिशाली हो, वो स्वर कहलाएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो भी स्वर कहलाएंगे। और जिन वर्णों की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है या जिनको लिखा जाता है वे भी अपने क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। अब आगे देखिए कि स्वरों की संख्या किस प्रकार मानी गई है। वो देखिए कि स्वरों की संख्या हम किस प्रकार मान सकते हैं। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। अब देखो सबसे पहले तो अपनी आएगा कि मूल स्वर, मूल स्वर या कह दो ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर, या आप कह सकते हो कि लघु स्वर। लघु स्वर कितने होते हैं अपने संख्या में? 5 होते हैं। ये हमेशा याद रखना विद्यार्थियों कि मूल स्वर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताओगे? 5। ऋस्व स्वर कितने होते हैं? 5। लघु स्वर कितने होते हैं? 5। ये तीनों एक ही है। आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया जा सकता है। तो इनकी संख्या क्या होती है अपने? 5। कौन से होते हैं? ए, ई, ए, ई, उ, रे, रे। कौन कौन से होते हैं? 5। ए, ई, उ, रे, रे। ये अपने 5 ऋस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर होते हैं। इसके पश्चात अपने आते हैं अच। अच की संख्या कितनी होती है? अच की संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों? 9 होती है। संस्कृत में अच कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं अच? देखो ए, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, आई, ओ। ये क्या हो गया अपने? अच स्वर हो गए। अच की संख्या आपने कितनी मानी गई है? 9। ठीक है। इसके बाद में है स्वर। स्वर वर्ण कितने माने गए हैं? स्वर वर्ण कितने माने गए अपने? 13। स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई अपने? 13। अब वो देखो कौन कौन से होते हैं अपने? ए, आ, ई, उ, रे, रे, ए, आई, ओ, औ।
कितने माने गए हैं? 13। रे अपने कितनी होती है? 1। रे कितनी होती है? ये अपन आगे देखेंगे। स्वरों की संख्या का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरीके से किया गया है वो देखिए। अपने मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कुछ भी कह सकते हैं, इनकी संख्या अपने 5 होती है। फिर इसके बाद में देखो अचों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 9 होती है, जिनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? ए, ई, उ, रे, ए, ओ, आई, औ। फिर उसके बाद देखा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? अपने 13 होती है। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, रे। रे अपने छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, परंतु रे केवल छोटी ही होती है, रे बड़ी नहीं होती है। ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार 13 स्वर अपने संस्कृत में माने गए हैं। फिर आगे देखो पाणिनि के अनुसार, पाणिनि ने कितने मानी है स्वरों की संख्या? पाणिनि जी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी है। कितनी मानी है? 21 या 22। वो किस प्रकार से मानी है वो देखो। अपने जो अपने है ए, ई, उ और रे, ये क्या होते हैं अपने? ये जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं अपने? ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं और प्लुत स्वर में भी हो सकते हैं। तो देखो ये कौन से? ह्रस्व स्वर भी हो सकते हैं, ये अपने दीर्घ भी हो सकते हैं और प्लुत स्वर भी हो सकते हैं। प्लुत स्वर भी हो सकते हैं, ठीक है। ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं, प्लुत भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 3-3। कितने हो गए? 12। तो पाणिनि के अनुसार अगर अपन देखेंगे तो अपने ह्रस्व स्वर कितने होंगे? अपने 12 हो जाएंगे। इनकी संख्या ह्रस्व में भी गिनी जाती है, दीर्घ में भी गिनी जाती है और प्लुत में भी गिनी जाती है। फिर मैंने बताया अभी आपको जो रे वर्ण होता है, अपने रे वर्ण होता है, ये क्या होता है? केवल ह्रस्व होता है। केवल कैसा होता है? ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर होता है, या हम मान सकते हैं किसी कंडीशन में कि ये ह्रस्व भी हो सकता है और प्लुत भी हो सकता है, प्लस प्लुत भी हो सकता है, प्लुत स्वर की गिनती में भी आ सकता है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं, इसकी संख्या कितनी हो सकती है? या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। इस कंडीशन में हम इसको मान सकते हैं कि जो हमारे रे है उसकी संख्या कितनी गिनी जाएगी? हम इसको 1 भी मान सकते हैं या 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, जो अपने संयुक्त वर्ण ये जो है ए, ओ, आई, औ, ये जो अपने वर्ण हैं ये क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये दीर्घ होते हैं एक तो, प्लस प्लुत होते हैं। कौन से वर्ण में गिने जाते हैं? ये दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 + 2 + 2 + 2, 2 की गिनती में गिने जाएंगे। तो कितने हो गए? 8। कितने वर्ण हो गए? 8। अब अपने स्टार्टिंग से काउंट करो अपने कि अपन ने क्या देखा था वर्णों के विभाजन में। पाणिनि के अनुसार अपन ने वर्णों का, स्वर वर्णों का विभाजन किस प्रकार किया था? स्टार्टिंग से देखो। देखो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर अपने कितने थे? 5, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अच की संख्या कितनी होती है? 9। फिर होता है स्वर अपने कितने होते हैं? 13। फिर हमने देखा कि पाणिनि जी ने स्वरों की संख्या कितनी बताई थी अपने को? 21 या 22, जिसमें हमने इसका विभाजन किस प्रकार से किया? इन 21 या 22 स्वरों का विभाजन किस प्रकार किया गया था?
इनका विभाजन किस प्रकार किया गया, ए ई उ रे, इनकी संख्या अपनी कितनी आएगी 12, क्योंकि ये तीनों में आते हैं, ह्रस्व स्वर में भी आते हैं, दीर्घ स्वर में भी आते हैं और प्लुत स्वर में भी आते हैं। उसी प्रकार हमने देखा कि रे केवल ह्रस्व रहती है या किसी परिस्थिति में हम इसे ह्रस्व भी मानते हैं और प्लुत भी मानते हैं, तो इसकी संख्या हमने कितनी मानी 1 या 2। फिर उसी प्रकार हमने ए ओ आई औ को कितना माना, दीर्घ भी माना और प्लुत भी, तो इनकी संख्या कितनी हुई हमारे 8 है। फिर आगे देखो 12 + 8 + 1 या 2 कितने हो जाएंगे अपने 21 या 22। इस प्रकार पाणिनि जी के गणना के अनुसार स्वरों की संख्या उन्होंने कितनी बताई है, 21 या 22 बताई है। अब आगे देखेंगे कि स्वरों के भेद, हमारे स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं, कि स्वर के कितने भेद बताए गए हैं। अगला पॉइंट है हमारे स्वर के भेद। स्वर के भेद, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो हमारे स्वर के कितने भेद हैं। पहला तो है दीर्घ स्वर, पहला अपने आएगा ह्रस्व स्वर, फिर आएगा अपने सेकंड नंबर पे अपने आएगा दीर्घ स्वर, फिर आएगा थर्ड नंबर पे अपने आ जाएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये अपने स्वरों के भेद हैं, 3 भेद हो गए। वर्णों के भेद किए, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। कुछ विद्वान कौन सा एक और वर्ण मानते हैं, अयोगवाह को भी मानते हैं। फिर हम आगे देख रहे हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब अपने पहले अपन पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में 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 एक मात्रा का समय लगे, कितना, एक मात्रा का समय लगे, वे किस में आएंगे, अपने ह्रस्व स्वर में आएंगे। किस में आ जाएंगे, एक जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो किस में आ जाएंगे, अपने ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे। जिनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, 5। इन वर्णों की संख्या कितनी बताई थी, 5। अब देखो आगे अपने दीर्घ स्वर किसे कहेंगे। दूसरे नंबर पे है अपने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों, 8। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अच की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये तो आपको ये चीज आपको याद रखनी रहेगी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, अपने 8 होती है, और अच की संख्या कितनी बताई गई है, 9 बताई गई है। ये आपको याद रखना होगा। अब ये देखो अपने की दीर्घ वर्ण, दीर्घ जो स्वर होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, आ, ई,
ई उ र ए ओ आई औ। ये अपने कौन से वर्ण होते हैं? दीर्घ वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? आ ई उ र ए ओ आई औ। ये अपने दीर्घ वर्ण की संख्या में आएंगे। फिर है अपना तीसरे नंबर का प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन सा होता है? तीसरे नंबर पे कौन सा भेद आता है अपने? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे। किसने? 3 मात्राओं का। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आते हैं। वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? अपने प्लुत स्वर की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे उदाहरण में हम लिखते हैं ओ, 3 का अपन मार्क करते हैं ओम। हम किस में लिखते हैं? ओम। अब प्लुत स्वरों की गणना के लिए या हम कैसे पहचाने कि मैम ये प्लुत स्वर में आ रहा है, तो जो भी आपका स्वर वर्ण लिखा जाएगा, ए लिखा जाए या ओ लिखा जाए या कुछ भी वर्ण लिखे, उसके आगे 3 मात्रा का अगर निशान आएगा तो वो कौन से स्वर में आ जाएगा? अपने प्लुत स्वर में आ जाएगा। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वो देखो विद्यार्थियों आगे कि प्लुत स्वर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अधिकांशतः हम प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को संबोधन करने में, जब संबोधन करना हो या किसी को पुकारने के लिए। ये 2 कंडीशन हमारे ऐसी है कि जब हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, कब? संबोधन करने के लिए और पुकारने के लिए हम अधिकांशतः प्लुत स्वर वर्णों का प्रयोग करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। और पाणिनि ने कितनी मानी है वैसे? अब आगे क्या कहते हैं पाणिनि जी हमारे? क्या कहते हैं पाणिनि ने प्लुत स्वरों की संख्या, पाणिनि ने प्लुत स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। ये याद रखना कि पाणिनि ने प्लुत स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। और किसी को हम अगर संबोधन करने के लिए पुकारेंगे या किसी को पुकारने के लिए या किसी को सामान्य स्तर पर आवाज देने के लिए यदि हम पुकारेंगे तो उस कंडीशन में हम प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों ये आज के लिए हमारे स्वर्ण वर्ण का जो हमारा विषय था वो कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा व्यंजन वर्ण, अगली हमारी कक्षा होगी उसमें हम व्यंजन वर्ण देखेंगे। ठीक है, जो विषय है वो है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है या जिनका हम प्रयोग स्वरों की सहायता से करते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण अपने आप में क्या होते हैं? अधूरे वर्ण होते हैं। अधूरे यानी कि व्यंजनों के साथ में क्या होता है? हलंत लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इस हलंत का मतलब ये होता है कि व्यंजन वर्ण अधूरे होते हैं। अब जैसे कहेंगे कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होगी मैम, तो परिभाषा हम यूं बनाएंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वर वर्णों की सहायता से होता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं।
व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, व्यंजन वर्ण क्या होगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं? अपने व्यंजन वर्ण। अब अपने आगे देखेंगे व्यंजन वर्णों के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद, व्यंजन वर्णों के भेद। व्यंजन वर्णों के भेद कितने बांटे गए हैं? 3 स्तरों पे बांटे गए हैं। पहला है अपने स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा आता है? अपने स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? कैसे लेकर के, कैसे मैं तक के वर्ण, कैसे मैं तक के वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। ये सीधे सीधे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे? कैसे मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब आगे देखो दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं? अपने अंतःस्थ वर्ण। कौन से आते हैं? अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? अपने य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इनको हम क्या कहते हैं? यण वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यण वर्ण भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यण वर्ण कौन से हैं, या तो ऐसे पूछा जाएगा कि अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, या आपसे ये पूछा जाएगा कि यण वर्ण कौन से हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यण वर्ण भी अपने यही होते हैं, य, व, र, ल, और अंतःस्थ वर्ण भी इन्हीं को कहा जाता है। अब ये देखा जाए कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार इनका क्रम क्या होता है? इनका क्रम क्या होता है? इनका माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनका क्रम क्या होता है? य, र, ल, व। ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार क्रम होता है। तो किसी भी प्रकार से आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं कि अंतःस्थ वर्णों का क्रम माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कैसे होता है, और अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, या यण वर्ण किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब विद्यार्थियों आगे देखो, दूसरा भेद अपने हो गया अंतःस्थ वर्ण हो गया, और तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा? अपने ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा? ऊष्म वर्ण। इनकी भी संख्या कितनी बताई है? 4 बताई गई है। ये कौन कौन से होते हैं? श, स और है। ऊष्म व्यंजन वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीनों श और है। इसको कौन सा बोलेंगे अपन? तालव्य। इस स को बोलेंगे तालव्य, इस स को बोलेंगे मूर्धन्य, और इस स को बोलेंगे दंत्य सकार। क्या बोलेंगे? दंत्य सकार। इस प्रकार उच्चारण स्थान के अनुसार भी इन श का वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण स्थानों के अनुसार किस प्रकार गया है? श शलगम वाले को तालव्य कहा जाएगा, श इसको मूर्धन्य कहा जाएगा, और स को दंत्य सकार कहा जाएगा। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अपने 4 होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने हो गए? कुल वर्ण, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25 + 4 + 4 कितने हो गए? 33। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? अपने 33। अब आपसे पूछा जाए कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं?
या इनकी संख्या कितनी होती है। तो विद्यार्थियों देखो कि संयुक्त वर्ण अपने कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। ये कौन कौन से होते हैं अपने? श, त्र, ज्ञ और श्र। कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त वर्णों की संख्या अपने इतनी मानी गई है। ठीक है। इसके पश्चात आपके देखा जाएगा कि अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्णों की संख्या मैंने आपको पिछले अध्याय में भी पढ़ाया था, स्वर वर्णों में भी पढ़ाया था। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, उपध्यमानाम, प और फ। फिर जिह्वामूल्यस्य, क और ख। इस प्रकार ये अयोगवाह वर्ण माने गए हैं। इनकी संख्या कितनी बताई गई है अपने? 4 बताई गई है। कितनी बताई गई? इनकी संख्या 4 बताई गई है। अब देखिए विद्यार्थियों कि कुछ विद्वानों की क्या मान्यता है कि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो हमारे अयोगवाह वर्ण है उनमें यम जो वर्ण है, यम, कुछ विद्वानों ने यम को भी अयोगवाह की श्रेणी में माना है। क्या कहा है हमारे कि कुछ विद्वानों का मानना क्या है कि जो यम प्रत्याहार हैं उनको भी अयोगवाह प्रत्याहारों की श्रेणी में ही माना गया है। अब ये देखा जाएगा कि यम प्रत्याहार होते कौन कौन से हैं। वो देखो विद्यार्थियों, क, जो इस प्रकार से हम वर्ण लिखते हैं, क हो गए, जैसे ख हो गए, ग हो गए, ये सब हमारे किसकी श्रेणी में आते हैं? यम प्रत्याहारों की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। इसके पश्चात हमारे वर्ण आता है एक्सक्यूज मी टेक्निकल टीम, ये थोड़ा सा। इसके पश्चात हमारे आगे देखिए, इस स्लाइड को ऊपर करते हुए हम आगे अपनी क्लास में लेते हैं। इसके पश्चात अगले वर्णों की संख्या कौन सी होती है? द्विस्पृष्ट वर्ण। द्विस्पृष्ट वर्ण। ये कौन से होते हैं हमारे? द्विस्पृष्ट वर्ण 1 होते हैं। द्विस्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उच्चारण किस प्रकार होता है इसका? उच्चारण लय के अनुसार होता है। इसका उच्चारण हम किस प्रकार करेंगे? लय के अनुसार करेंगे। जो हमारे द्विस्पृष्ट वर्ण है इसका उच्चारण हम लय के अनुसार करेंगे। इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 1 मानी गई है। अब हमारे है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है। जिस प्रकार पाणिनि जी ने अपने प्रत्याहार वर्णों का वर्गीकरण किया है, पाणिनि जी ने कितने बताए हैं? पाणिनि ने कुल वर्णों की संख्या मानी है 63 या 64। सामान्यतः अपने कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। और पाणिनि जी ने कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 63 या 64, जिसे कह सकते हैं त्रिषष्टि या चतुष्षष्टिवा।
63 या 64 कह सकते हैं। जो किस प्रकार मानी गई है वो देखिए, जिनमें स्वर वर्ण आ जाएंगे अपने, स्वर वर्ण आ गए अपने 21 या 22। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखो स्लाइड को ऊपर करते हुए, स्वर वर्ण कितने हो गए अपने 21 या 22। इसके पश्चात अपने हो जाएंगे प्रत्याहार, प्रत्याहार कितने अपने 42, जिनमें से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ, अंतःस्थ कितने हो गए 4, ऊष्म, ऊष्म वर्ण कितने हो गए 4, फिर अपने हो गए अयोगवाह, अयोगवाह कितने हो गए 4, यम कितने हो गए 4, और द्विस्पृष्ट कितने हो गए, द्विस्पृष्ट अपने कितने हो गए 1। तो ये कितने हो गए अपने 42 प्रत्याहार प्लस 21 या 22, तो अपने कुल वर्ण कितने हो गए, पाणिनि के अनुसार कुल वर्ण अपने हो गए हैं 63 या 64। इस प्रकार हमारे कुल वर्ण हो गए 63 या 64। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने देखा कि हमारे वर्णों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। व्यंजन वर्णों की संख्या का रिवीजन करते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करेंगे वे हमारे क्या हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। और व्यंजन वर्णों के भेद हमने देखे कि कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतःस्थ वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं, और इस प्रकार इनसे सम्मिलित अंतःस्थ से प्लस स्पर्श व्यंजन से और ऊष्म व्यंजन से हमारे वर्णों की संख्या कितनी हो रही है, कुल 33, कुल 33 व्यंजन वर्णों की संख्या हो रही है। पर जो हमारे पाणिनि जी हैं, पाणिनि जी ने क्या कहा कि पाणिनि जी ने व्यंजन वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी थी, 63 या 64 मानी थी। और कुछ विद्वानों ने क्या कहा था कि संयुक्त वर्णों को भी बताया था। जो हमारे संयुक्त वर्ण कितने माने गए हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र, और अयोगवाह को भी व्यंजन वर्णों में माना गया था। अब देखिए अयोगवाह में ही किसको सम्मिलित किया गया था। आपसे पूछा जाए कि कुछ विद्वानों के मतानुसार कि अयोगवाह में कौन से वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो यम प्रत्याहारों को भी अयोगवाह में ही सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हमारे एक वर्ण आया द्विस्पृष्ट वर्ण, जिसकी संख्या 1 है। जब हमने इनका वर्गीकरण किया तो हमारे 63-64 वर्णों के अनुसार क्या हुए, स्वर वर्ण हमारे 21-22 बताए गए और 42 प्रत्याहार सहित हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, 63 या 64 के अनुसार बताई गई है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज की इस व्यंजन वर्णों के विषय में जो भी आपके प्रश्नों से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उन प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे।